अगर हम बात करें किसकी, हमारे लेजिस्लेचर की, किसकी बात करते हैं, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका की, किसकी बात कर रहे हैं, विधायिका। तो देखिए इसको भी आप जो देख रहे हैं उसको दो तरीके से देखिए। हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, सेंटर की, किसकी बात कर लेते हैं, सेंटर की। सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र या इसको आप बोल सकते हैं यूनियन, किस क्या बोल सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं ना, है ना, पूरे देश की जो सरकार होती है, संघ सरकार, क्या बोलते हैं इसको, संघ सरकार, ठीक है। चलिए तो देखिए सेंटर में अगर मैं विधायिका की बात करूं या आपको इसको लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर आपको कौन कौन मिलने वाला है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई साहब ये तो आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, पार्लियामेंट की, ठीक है। अब पार्लियामेंट मतलब क्या, पार्लियामेंट मतलब आप बोलोगे संसद, पार्लियामेंट मतलब संसद, और इसमें कौन कौन शामिल होगा तो वो देख लेते हैं। पार्लियामेंट में आपको पता है देश की पार्लियामेंट में एक आपको मिलती है लोकसभा, कौन मिलेगी, लोकसभा, ठीक है, दिल्ली में है ना, कहाँ मिलेगी, तो ये आपकी लोकसभा दिल्ली, पूरे देश की एक ही लोकसभा। देश में कितनी लोकसभा है, एक बार मैंने क्लास में पूछ लिया कितनी लोकसभा है तो बोले सर 28, 29, एक मिनट, और कौन से प्रभु जी, और कौन से पॉलिटिशियन, इलेक्टेड मेंबर मतलब वो इलेक्टेड वही तो, क्या बोलना चाह रहे हो, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप, मुझे लग रहा है कि वो जो मैंने लेजिस्लेचर लिखा हुआ है वहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स लिखा है, और किसको इलेक्ट करते हो आप, पॉलिटिशियन की ही तो बात कर रहे हैं। कानून निर्माण में कौन भागीदारी रखता है, जो हमारे विधायक या बोलना चाहिए सांसद वगैरह होते हैं, वो केंद्र के लिए सांसद और राज्य के लिए वही विधायक, तो आप इन्हीं को तो इलेक्ट करके भेजते हैं। टेम्परेरी पॉलिटिशियंस कौन होता है, टेम्परेरी पॉलिटिशियन कोई होता ही नहीं है, टेम्परेरी की तो बात ही नहीं, सारे पॉलिटिशियंस टेम्परेरी ही होते हैं, सारे पॉलिटिशियन टेम्परेरी ही होते हैं, वैसे भी परमानेंट तो बोल ही नहीं सकते। आज तक कोई ज़िंदगी में पॉलिटिशियन इंडिया में तो परमानेंट नहीं बना है। अरे 5 साल के लिए होते हैं, 6 साल के लिए होते हैं, लोकसभा की बात होगी तो 5 साल के, राज्यसभा की बात होगी तो 6 साल के लिए। कार्यपालिका में मैंने क्या लिखा, पॉलिटिशियंस, टेम्परेरी लिखा ना ये, हाँ। अरे पॉलिटिशियन, सारे पॉलिटिशियन नहीं आते हैं इसमें, ये आप गलत ले लिए। टेम्परेरी का मतलब होता है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, और पॉलिटिशियन में मैंने यहाँ लिखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो आपकी मंत्री परिषद है, इसको आप थोड़ा ये समझिए, सभी नहीं, जो बहुत बड़े, बोला ना बीच में कि बड़े बड़े मंत्री जो सरकार के बहुत क्लोज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, मंत्री परिषद, या आप इसको बोल लीजिएंगे जो बिल्कुल क्लोज होते हैं उनकी बात करते हैं यहाँ पे, सबकी नहीं। जिनको विभागों का एलोकेशन हो जाता है, जो विभाग में होते हैं, कोई जिनके पास कोई विभाग होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मान लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको मैं, कि इंडिया में एक लॉ आ गया, लॉ ये आया है कि देश के हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल अवेलेबल होना चाहिए, क्या है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। अब प्योर ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या है कि अब ये कानून बन गया, कानून बन गया मतलब एक व्यक्ति का अधिकार बन चुका है, जिसके पास भारत की नागरिकता है, मतलब जो इंडियन सिटीजन है उसके पास ये क्या है, अधिकार है कि उसको ड्रिंकिंग वाटर मिले, वो कैसा, प्योर, बिल्कुल साफ। अब वो व्यक्ति जो है अगर उसको ड्रिंकिंग वाटर साफ नहीं मिलेगा तो वो किससे कंप्लेंट करेगा, तो कंप्लेंट करेगा जुडिशरी से। बट किसी भी स्टेट में जहां वो रहता है, जिस प्लेस पे वो रहता है, उसको वो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, ये चीज़ कौन कंफर्म करता है, तो वो करती है हमारी एग्जीक्यूटिव। क्यों, क्योंकि आपने बोला कि ये क्या करती है, ये इंप्लीमेंट करती है लॉ को, क्लियर। अब लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले दो लोग, कौन, एक तो आपके परमानेंट, मतलब देखो आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए कहीं पानी साफ नहीं आ रहा तो ये नगर निगम वाले जो अधिकारी होते हैं या नगर पालिका, नगर परिषद वाले अधिकारी, उनके ऊपर गाज आती है, तो उसमें आप बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल, बड़े बड़े अधिकारी। और दूसरा आपके पास जो आपने जल संसाधन मंत्री होंगे आपके, ठीक है, उनके पास भी तो ये बागडोर होगी पूरी, वो भी तो संभालेंगे कि भाई साहब आपने इस प्लेस पे, मतलब आपका जो मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश पूरा रीजन देख लीजिए, इस रीजन में शुद्ध पेयजल जाएगा या ड्रिंकिंग वाटर जाना है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वो डिसाइड कौन करेगा, वो पैसा वगैरह कौन लेके आता है, वो ऑर्डर कौन देता है, तो वो देता है हमारे पॉलिटिशियन। कौन पॉलिटिशियन, जो उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, है ना, वो मंत्रालय जिसके पास होगा। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है ना, ये इम्प्लीमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी, तो कुछ ही लोगों की, सबकी नहीं। आपने ऐसे तो फिर देखा जाए तो हमारी विधायिका के सारे लोग उठ के कहाँ पहुंच जाएंगे, कार्यपालिका में। ऐसा नहीं होता, विधायिका के कुछ लोग कार्यपालिका में होते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या क्या बताना चाह रहा था मैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, विधायिका की बात कर रहे थे। विधायिका में हम क्या बोल रहे हैं, हम सेंटर की अगर देखेंगे तो इसमें हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट में कौन, एक तो आपने बोल दिया कि लोकसभा होगी, और कौन होगी, तो आपने बोल दिया कि इसमें राज्यसभा भी होती है। कौन होती है, राज्यसभा भी होती है,
ठीक है, चलो लोकसभा भी हो गई, राज्यसभा भी हो गई। अब राज्यसभा ये लिख दिया आपने राज्यसभा, फिर और उसके अलावा कोई होता है क्या? तो मैं बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल होता है, इसके अलावा भी होते हैं, और इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है। देश के राष्ट्रपति भी किसका हिस्सा होते हैं? तो आप बोलेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति हमारी पार्लियामेंट, या बोलना चाहिए कि वो हमारे केंद्र के अधीन होते हैं, उनके हिस्सा होते हैं। मतलब पार्लियामेंट के ही, संसद के ही एक अभिन्न अंग है। कौन? आपके संसद, या बोल लीजिए, मैंने लेजिस्लेचर लिखा ना, हाँ लेजिस्लेचर के एक अंग कौन है? आपके राष्ट्रपति है, ठीक है। अगर उसी तरीके से बिल्कुल सेम वे में हम बात करें तो यही आपकी जो विधायिका है, अगर हम किसकी बात करते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर की। किसकी बात करते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में कौन होगा? मतलब ये आपकी राज्य की विधायिका। क्या बोलोगे आप? राज्य विधायिका। अब इसमें कौन कौन होगा? तो राज्य विधायिका में मैं केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? इन जनरल, ठीक है। सामान्य रूप से अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर वैसे ही कौन आएगा? राज्य विधानमंडल, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर हो गया राज्य विधानमंडल। अब देखो, राज्य विधायिका लिख दिया ना, राज्य विधानमंडल लिख देता हूँ मैं इसको, राज्य विधान मंडल। जैसा आपने संसद बोला ना यहाँ पे, वैसे अपने पास राज्य में कौन? राज्य विधानमंडल, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन आएगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले एक तो आप ले लीजिए यहाँ पे बिना सोचे समझे, हमारे पास एक हमारे मंत्री लोग। तो मंत्री लोग जो जिन मंत्री, या बोलना चाहिए पॉलिटिशियन जो हमारे हैं, जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, तो एक होती है आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप बोलते हो आपकी राज्य की विधानसभा। क्या बोलते हो? राज्य की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? दूसरा आपके पास कौन होती है? इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। कौन होती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है राज्य विधान परिषद। इसका मतलब क्या होता है? राज्य विधान परिषद, ठीक है। उसके बाद और कौन शामिल होता है इसमें? तो आप कहेंगे कि जैसा सेंटर में आपने बोला अभी लोकसभा, तो हमारे यहाँ पे विधानसभा, राज्यसभा तो किसी किसी स्टेट में आपको ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिल जाएगी, और जैसा प्रेसिडेंट तो वैसे ही हमारे यहाँ पे राज्य में कौन होंगे? तो यहाँ पे होंगे गवर्नर। कौन होंगे? गवर्नर, मतलब आपके राज्यपाल। ये होता है स्ट्रक्चर, राज्यपाल। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? हमारा लेजिस्लेचर का। अब एक बात समझिए कि यहाँ पर आपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, या बोलना चाहिए कि आपके लेजिस्लेचर में, दोनों जगह के लेजिस्लेचर में आपने यहाँ पे प्रेसिडेंट को इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे गवर्नर को इंक्लूड कर दिया। तो आप बोलेंगे कि ये प्रेसिडेंट और गवर्नर क्यों इंक्लूडेड है? तो आपको पहली बात तो ये कि आपने लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या निकाला था, लेजिस्लेचर क्या काम करती है। तो आप बोलते हैं कि लेजिस्लेचर जो होती है ये क्या करती है? इसका काम होता है टू मेक लॉ। क्या करती है? कानून निर्माण या विधि निर्माण। किसका काम करती है? विधि निर्माण का काम करती है। कानून ही लिख देता हूँ ना, टू मेक लॉ, कानून निर्माण का कार्य। अब कानून निर्माण के कार्य में क्या होता है? देखिए एक सिंपल सी बात समझिएगा मेरी, कानून निर्माण का कार्य होता है इसका। तो एक सिंपल सी बात ये समझिए कि अगर मान लीजिए आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र बोल लीजिए, आपके क्षेत्र में आपको रिक्वायरमेंट है कि आपके क्षेत्र में आपको रिक्वायरमेंट, वही चलिए वही एग्जांपल जो हमारे पास अभी हमने लिया था कि शुद्ध पेयजल वाला, है ना। आपके यहाँ पे पानी अच्छा नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, आप जिस क्षेत्र में या जिस राज्य में रहते हैं वहाँ पे आपको शुद्ध पेयजल चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ये कब कंफर्म होगा सभी लोगों को शुद्ध पेयजल कब मिलेगा? जब आपके पास अधिकार होगा, और अधिकार आपको मिलते हैं कानून से। तो आपको कानून बनवाना पड़ेगा। आप कानून बनवाने के लिए क्या करेंगे? जिन व्यक्तियों को आपने चुना है, मतलब जो आपके आसपास के क्षेत्र से या आपके क्षेत्र से जिन व्यक्तियों को आपने विधायक बनाया है या सांसद बनाया है, आप उन लोगों से सबसे पहले कांटेक्ट करोगे। आप बोलोगे कि हमें हमारी ये समस्या का निदान चाहिए, मुझे जो मेरी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करिए आप। तो आप वो वाली समस्या किसको बता दोगे? आपकी जो प्रतिनिधि है, मतलब जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो आपके या तो आपके क्षेत्र से विधायक हैं या आपके क्षेत्र से कौन है? आपके क्षेत्र से सांसद है। इनमें से किसी को बताओगे। अब ये लोग अपनी बात ले जाकर, अगर विधायक हैं तो वो जाएंगे कहाँ पर? राज्यसभा, राज्य की विधानसभा में। और अगर वो सांसद है तो वो जाएंगे केंद्र की संसद में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, जहाँ पर भी हैं वो। तो ये दोनों व्यक्ति जाएंगे। वहाँ जाने के बाद बाकी लोगों से डिस्कशन वगैरह, थोड़ा कितना इंपॉर्टेंट है, आपने जो बोला है वो सही बात है या नहीं, या रिक्वायरमेंट होना चाहिए नहीं। तो ये सारी बातें होने के बाद ये क्या करेंगे?
ये इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करवाएंगे। क्या तैयार करवाएंगे? एक ड्राफ्ट, इसको बोला जाता है मसौदा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो आपके मंत्री होते हैं, या बोलना चाहिए कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके अधीन कुछ कुछ आपके सीनियर आईएएस वगैरह होते हैं, जिनको आप सचिव बोल देते हो। मंत्रियों के अधीन अक्सर होते हैं सचिव। तो ये सचिव को बोला जाता है, जो आपके सीनियर आईएएस होते हैं, कि आप इसके ऊपर हमें एक ड्राफ्ट तैयार करके दे दीजिए कि अगर किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में मुझे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाना है तो 2-3 बातें हैं। एक तो चीज़ ये कि बताइए वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, और कितनी आपसे आप ओवरऑल आप इस चीज़ को देखो कि आपको आप कितना अच्छा लोगों को क्या कर सकते हो, लोगों के लिए कल्याणकारी हो सकता है। मतलब आपका जो एक्ट है या जो आप जो कानून बनाने जा रहे हो, लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये सारी बातें बोली जाती है किसको? आपके एक वो कलेक्टर, या जो बोलना चाहिए सचिव होते हैं। कलेक्टर नहीं बोलिए, उसको सचिव ही बोलिए, सेक्रेटरी होते हैं वो, ठीक है। वो ये पूरा ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद लेकर आया जाता है। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर में, और अगर केंद्र की बात करेंगे तो हमारे पास केंद्र की पार्लियामेंट। यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति मतलब यहाँ पे जो नेता बैठे होते हैं, दोनों लोकसभा में या राज्यसभा में, और स्टेट में कहाँ बात करोगे, असेंबली में या काउंसिल में, जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, उन सारे पॉलिटिशियन के सामने वो ड्राफ्ट जो है वो सुनाया जाता है। ड्राफ्ट को सुनाने के बाद उस पर क्या होता है कि बाकी लोग अपनी सहमति देते हैं या मना करते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो कि लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, वो सबको लगे, सबको ऐसा आप एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करके ले आए कि सभी को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। पता चला वो पॉसिबल नहीं है अभी। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया, गांव-गांव तक आपको क्या करना पड़ेगी, पाइपलाइन बिछाना पड़ेगी। वैसे ही इस बारे में कोशिश चल रही है और बिल्कुल बहुत आगे निकल चुका है देश हमारा इस मामले में, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बाकी जो मंत्री वगैरह हैं वहाँ पर, या बाकी जो आपके विधायक हैं या सांसद हैं, वो इस बात से एग्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, वोटिंग होती है। वोटिंग होती है, और जो आपने एक्ट के लिए जो ड्राफ्ट तैयार करवाया था, उस वोटिंग में अगर मान लीजिए आप बहुमत में रहते हैं। अब ये बहुमत कौन सा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपका सिंपल बहुमत है, मतलब सामान्य बहुमत है, या वो विशेष बहुमत है, स्पेशल मेजॉरिटी है, इस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली बोल रहा हूँ आपको कि जब बहुमत मिल गया, अगर मान लीजिए आपको बहुमत मिला, तो आपने जो प्रावधान लेकर आए थे, जो आप प्रोविज़न या आप ड्राफ्ट जो लेकर आए थे, उस पर आधे से ज़्यादा लोग या जो भी बहुमत वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, आपकी बात से एग्री करते हैं। तो आप जहाँ पर भी आप बैठे हैं, जहाँ पर बैठे हैं मतलब केंद्र में होंगे तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर बैठे होंगे, और राज्य में होंगे तो असेंबली या काउंसिल में से कहीं पर बैठे होंगे। तो उस हाउस से, ये क्या बोले जाते हैं, ये हाउस है ना, इन हाउस से पास होने के बाद वो दूसरे हाउस में भेजा जाता है। दूसरे हाउस मतलब फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर वो लोकसभा में आएगा तो उसको उसके बाद कहाँ भेज दिया जाएगा, राज्यसभा में। और अगर केंद्र के लिए ये हो गया। राज्य की बात करें, अगर वो असेंबली में आता है तो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, काउंसिल में, और काउंसिल में आता है तो असेंबली में, ठीक है। अभी इसको मैं एमपी के लिए नहीं बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ ये भूलना नहीं है ना, इन जनरल बात कर रहे हैं। अब दूसरे हाउस में भी सेम प्रोसीजर होगी, वहाँ पर भी वो ड्राफ्ट पढ़ के सुनाया जाएगा, वहाँ पर भी लोगों का ओपिनियन माना जाएगा, वहाँ पर भी जो पॉलिटिशियंस है वो क्या बोलते हैं उस बारे में, और फाइनली अगर वहाँ से भी वो पास हो जाता है, पास होना मतलब वहाँ पे भी उसको मेजोरिटी मिल जाती है। तो दोनों जगह से पास होने के बाद, बोथ हाउसेस जो हैं आपके पास, उनसे पास होने के बाद वो कहाँ पहुँच जाता है, वो तीसरे व्यक्ति के पास पहुँचता है। सेंटर की बात करेंगे तो हमारा प्रेसिडेंट, और स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे गवर्नर। अब ये व्यक्ति जो होते हैं, आपने बोला है कि ये लेजिस्लेचर के पार्ट हैं, किसके पार्ट हैं, लेजिस्लेचर के। तो ये इस तरीके से पार्ट हुए कि आपने जो भी ड्राफ्ट तैयार करके इन दोनों जगह से पास करवा के गवर्नर के पास भेजा है, या इन दोनों हाउसेस से पास करवा के प्रेसिडेंट के पास भेजा है, तो अगर इनको प्रेसिडेंट या स्टेट में गवर्नर पास कर देते हैं या अपना साइन कर देते हैं, रेटिफाई कर देते हैं, तभी वो ड्राफ्ट को कानून बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कानून। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर इन लोगों ने, मतलब राज्य में गवर्नर ने और सेंटर में अगर राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि जो आप कानून लेकर आ रहे हो अच्छा नहीं है, अकेला इंडिविजुअल सिंगल व्यक्ति है ना, इनने अगर मना कर दिया तो वो कानून नहीं बन पाता, वो फिर कानून नहीं बनेगा, है ना। चलिए, अब एक बात और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये ड्राफ्ट बोल रहा था, जिसको आप बोलते हो मसौदा। क्या बोलते हो, मसौदा। ये एक रॉ मटेरियल होता है जिसमें आप जो कानून बनाने वाले हो उसको आप तैयार करके लाते हो, और यहाँ पे जब ये पास होता है, जैसे लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया, फिर राज्यसभा में गया, फिर प्रेसिडेंट के पास, यहाँ पे असेंबली में से काउंसिल में से गवर्नर। तो ये जो प्रोसेस चल रही है, इसमें इस ड्राफ्ट को बोला जाता है बिल। क्या बोला जाता है, बिल। इसको बोलते हैं, बिल का मतलब होता है विधेयक। इसका मतलब क्या होता है, विधेयक, है ना। ये याद रखना। आप देखो अक्सर होता है कि ये बिल, सेंटर ये बिल लेकर आया है, सेंटर वो बिल लेकर आया है, इससे रिलेटेड बिल आया। बिल का मतलब क्या, एक ड्राफ्ट आया है जो अब आगे चल के अगर पास हो गया तो किसका रूप ले लेगा, यही बात बन जाती है। फिर अगर पास हो जाता है तो यही बन जाता है आपका लॉ
या फिर एक्ट, क्या बन जाता है, लॉ या एक्ट, इसको आप बोल रहे हो कि कानून, या इसको आप बोल सकते हो कानून, या इसको आप बोल सकते हो अधिनियम, इसको आप क्या बोल सकते हो, अधिनियम। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया लेजिस्लेचर भी, बताइए, है ना। मयंक जी को अब प्रभु जी कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तो समझ में आ रहा है। हाउ, गणेश को तो देखो, गणेश जी को ये तो जबरदस्ती इनसे बुलवाया जा रहा, हाउ। अच्छा, लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, ओहो, ये ड्राफ्ट वाला है और मसूदा वाला ना, ठीक है, इसको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं लिखी है, पर अगर आप बोलो तो मैं इसको हटा देता हूँ, देखो हटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या होता है आपका, सबसे पहले अगर आपको कानून निर्माण, मतलब आप क्या बोल रहे हो, मेकिंग ऑफ लॉ, क्या बोल रहे हो, सबसे पहले एक रॉ डेटा मत बोलो, इसको बोलो कि ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, क्या किया जाता है, ड्राफ्ट, इसको बोलोगे आप, इसको बोलोगे आप मसौदा तैयार किया गया, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, तो ये पहुंचाया जाएगा हाउस में, है ना, हाउस मतलब सदन में, सदन में गया, जब सदन में इंट्रोड्यूस होता है, ये है ना, व्हेन, आप क्या बोलोगे, व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस, व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस, ठीक, तो आप उसको बोलोगे सदन में प्रस्तुत होने पर, इसका नाम क्या हो जाता है, बिल, इसका नाम क्या हो जाता है, बिल, इसको आप बोलते हो विधेयक, ठीक है, ये आपका विधेयक बन गया, क्लियर। उसके बाद जब ये आगे जाता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, दोनों सदन में जाएगा, कौन से सदन में, दोनों सदन में, एक 1 बाय 1, है ना। फिर जब ये यहाँ से पास हो जाता है, तो पास होने के बाद ये पहुँचता है आइदर प्रेसिडेंट के पास, किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन दोनों में से किसी के पास जाएगा। अगर वो मान लीजिए कहाँ का है, सेंटर का है, तो आपका कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर है मतलब स्टेट का होगा तो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अगर इनने पास कर दिया, ये क्या कर दिया, पास कर दिया इन्होंने, ठीक है। पास करने के बाद यही चीज़ जो आपका ये क्या था, ये बिल था, ये बिल किस में बदल जाता है, तो ये बदल जाता है लॉ या फिर एक्ट में, किस में बदल जाता है, लॉ या एक्ट में, जिसको आप बोलते हो कानून, या फिर आप इसको बोल दीजिए अधिनियम। आपके संविधान में जो चेंजेस होते हैं, संविधान का संशोधन जो होता है वो भी ऐसे ही होता है, संविधान का संशोधन भी ऐसे ही होता है, मतलब इसको अमेंडमेंट भी बोल सकते हो, है ना, इसको आप बोल सकते हो संशोधन, किस में, तो आप बोलोगे संविधान में भी संशोधन, इसी तरीके से होता है। तो ये प्रोसीजर है, ये एक तरीका है जिससे क्या करते हैं हम, आगे आगे बढ़ता जाता है आपका, है ना। कानून निर्माण इस तरीके से होता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया ये है। चलिए ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, विधायिका के लिए। किसके लिए बात करेंगे, विधायिका के लिए। थोड़ी और बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। किस में बात करते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेचर, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब मध्य प्रदेश की राज्य या मध्य प्रदेश की विधायिका। तो कुछ कुछ बातें सुनिएगा। पहली बात तो ये कि इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि मध्य प्रदेश की जो विधायिका है, इस विधायिका में आपको केवल और केवल सिंगल हाउस मिलता है। कैसा मिलता है, सिंगल हाउस। आप इसको बोलेंगे सिंगल हाउस, मतलब ये क्या है, केवल एक ही सदन मिलेगा। एक सदनीय व्यवस्था है। कैसी है, एक सदनीय व्यवस्था। एक सदनीय व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं सीधे इसी से। एक सदनीय व्यवस्था जिसको बोला जाता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। क्या बोला जाता है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, एक सदनीय व्यवस्था। ठीक है, और इस यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में कौन है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब क्या, राज्य की विधानसभा। विधान परिषद हमारे यहाँ नहीं है ना, मैं इसको आपको बता दूंगा। हमारे यहाँ पे क्या है, विधानसभा है केवल। मतलब आप इसको बोलोगे हमारे यहाँ क्या है, एक सदनीय व्यवस्था है। चलो मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ अभी लगे हाथ। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके
अच्छा आपको यहाँ दिखता है ना, हाँ, आपके पास स्टेट में 2 हाउसेस होते हैं, है ना, स्टेट में 2 हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर मैं बात करूं, देखिए असेंबली तो लगभग आपको सभी जगह मिलेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसमें दिक्कत है, उसको सब जगह नहीं बनाया गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल सब जगह नहीं बनाई गई है। तो अभी भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में है, तो हम बोलेंगे इन 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट कितना है, इन 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के 6 राज्यों में आपको क्या मिलेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगी, मतलब विधान परिषद मिलेगी। कौन मिलेगी, विधान परिषद। तो आप बोलोगे ये कौन है 6, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। तो एक आपको मिलेगा तेलंगाना, कौन मिलेगा, तेलंगाना। दूसरा आपको मिलने वाला है आंध्र प्रदेश, दूसरा कौन मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला कौन मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा कर्नाटका। और कौन मिलेगा, तो कर्नाटका के बाद आपको मिलने वाला है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और कौन मिलेगा, तो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और आपको मिलेगा महाराष्ट्र। कौन मिलेगा, महाराष्ट्र। ये आपके 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहां पर क्या है आपके पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। कितने स्टेट्स में, तो भारत के 6 राज्यों में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलती है। मध्य प्रदेश में नहीं है, तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश ने द्विसदनीय व्यवस्था के लिए 1956 में ही एक बार ट्राई किया था। उन्होंने बोला था कि हमको क्या बनाना है, हमको मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद बनाना, लेकिन सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन नहीं दी थी, ठीक है। तो आपके पास अभी राज्य में केवल सिंगल हाउस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, सिंगल हाउस सिस्टम। मध्य प्रदेश में केवल एक ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत हमारे पास केवल एक सदन है। क्लियर। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए स्टेट लेजिस्लेटिव, अब ये क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, ये क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधायिका में बात कर रहे हैं। इस विधायिका में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आपका आर्टिकल नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर, हम बोलेंगे यहाँ पे आर्टिकल कौन कौन से आते हैं। तो आर्टिकल आते हैं यहाँ पर आपका विधायिका ना, विधायिका की अगर हम बात करें तो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर, ये लिखा हुआ है पार्ट 6 में। पहले तो आप पार्ट ले लीजिए, आप बोलिए यहाँ पे पार्ट कौन सा आता है, तो पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 के अंदर मतलब इसका ये आपका क्या है, भाग 6 है। भाग 6 में आपके जो आर्टिकल्स हैं, आपके क्या हैं, आर्टिकल्स जो हैं, ये आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलोगे आर्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम 152 आर्टिकल्स आपका 237 तक जाते हैं, 151 से 152 से, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो 152 से लगा के 237 तक के जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है ना, ये किसके अंतर्गत हैं, अपने राज्य की विधायिका के अंतर्गत। ये आपको मिलेंगे पार्ट 6 भाग 6 के अंतर्गत। कौन से आर्टिकल, आपके 152 से लगा के 237 तक जो होंगे वो आने वाले हैं, ठीक है। इसी में अगर आपको मैं और थोड़ा डिटेल करूं तो यहीं पर आपको मिलेगा आपके हाई कोर्ट के लिए वो हाई कोर्ट्स जो होती हैं, उच्च न्यायालय जो होती हैं, उच्च न्यायालय के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि आपके कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आप बोलेंगे उच्च न्यायालय में जो है वो 214 से लगाकर 237 तक के आर्टिकल किसके अंदर आते हैं, ये आर्टिकल आते हैं आपके हाई कोर्ट्स के अंदर, ठीक है। चलिए इतना क्लियर। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव में मध्य प्रदेश की विधायिका की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमारी, अब हम बात करेंगे स्टेट असेंबली की, है ना, मतलब आपका बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। हम किसकी बात करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली की, मतलब इसको आप बोलोगे विधानसभा। क्या बोलोगे, विधानसभा। ये विधानसभा की बात कर लेते हैं। विधानसभा की अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताइए आर्टिकल, पार्ट तो यही होगा क्योंकि ये इसी का पार्ट है, तो पार्ट नंबर 6 ही आने वाला है। अगर मुझसे आर्टिकल पूछ लिया जाए कि आप बताइए आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आप आर्टिकल बोलेंगे या अनुच्छेद जो होंगे वो कौन कौन से बताएंगे आप बोलेंगे ये स्टार्ट जो होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, ये स्टार्ट होगी 168 से लगाकर कहाँ तक रहने वाली है, तो ये रहेगी आपकी 213 तक। कहीं इसको 212 भी लिखा हुआ है, आप 213 याद रख लेना, क्योंकि 214 से आपका फिर कौन आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात, है ना, समझ पा रहे हैं इसको। विधानसभा के जो हमारे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका आर्टिकल नंबर कितना, 168 से लगाकर आपके 213 या 212 तक। क्लियर। ये मध्य प्रदेश की विधायिका की बात हो गई, मध्य प्रदेश की लेजिस्लेचर। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, कहाँ पर, इसमें जो मेंबर्स होते हैं
मेंबर ऑफ, क्या बोलेंगे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या आप बोल दीजिए मध्य प्रदेश के लिए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या विधानसभा के सदस्य जो होंगे उनको आप क्या बोल देते हो, तो विधानसभा के सदस्यों को आप बोलते हो विधायक। क्या बोलते हो, विधायक। विधायक मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्लियर है क्या ये बात, है ना। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा और, नेक्स्ट आपको बताते हैं। अब मध्य प्रदेश की लेजिस्लेचर के बारे में देख लेते हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में देख लेते हैं। विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा। देखिए पहला पॉइंट तो आपने क्या बोला, आर्टिकल 168 से लगाकर कहाँ तक, 212 तक। आर्टिकल इसका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। दूसरा आपने बोला एक सदनात्मक, कैसा है हमारे यहाँ की असेंबली, कैसी है, एक ही सदन की है ना, विधानसभा अपनी यही एक ही है। और क्या बोलोगे, कहाँ ये लगती है, मतलब अभी आपको बोले कि विधानसभा गए हैं तो कहाँ गए हैं, तो इंदिरा गांधी भवन। कहाँ गए, इंदिरा गांधी भवन। इसके लिए क्या है, इंदिरा गांधी भवन बनाया गया है, ठीक है। इसके पहले कहाँ लगती थी, तो ओल्ड जो आपकी ये लगती थी लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लगती थी मिंटो हॉल, ठीक है। आपका मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो है रिजर्वेशन जो है वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 2। ये किसके लिए है, फॉर स्टेट, है ना, फॉर स्टेट्स, ST/SC, है ना। ST/SC का जो आरक्षण की बात की गई है वो 332 में की गई है। वहीं अगर आरक्षण की बात करें तो एक आरक्षण हुआ करता था आर्टिकल 333, कौन सा था, आर्टिकल 333, जिसमें बात हो रही थी एंग्लो इंडियन की। किसकी बात हो रही थी, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन कौन होता है, तो वो व्यक्ति जो विदेश से आए थे, आपके भारत में रुके आज़ादी के समय, और फिर वो जब अपने यहाँ रुक गए तो हम लोगों ने उनको क्या बोला कि वो यहीं रुक गए इंडिया में 47 के बाद, तो हमने उनको एंग्लो इंडियन बोला, भारतीय भी और आपका आंग्ल समुदाय दोनों साथ में। तो इसका रिजर्वेशन 333 में लिखा था। कहाँ लिखा था, 333 में। सीट्स एक हुआ करती थी, लेकिन अब ये एबोलिश्ड हो चुका है। क्या हो चुका है, एबोलिश्ड, मतलब इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। क्यों समाप्त कर दिया गया, अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो समाप्त कब हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछे आप बोलेंगे 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए गए हैं, तो 104 नंबर का संविधान संशोधन जो है उससे हम लोगों ने क्या कर दिया है, इनका ये जो आपका रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। रिजर्वेशन समाप्त, एंग्लो इंडियन समाप्त नहीं हुए हैं, एबोलिश्ड रिजर्वेशन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, क्या ये बात समझ पाए इतनी, चलो ठीक है। तो इसको और कंटिन्यू करते हैं आगे। ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ और फिर होगा तो हम पढ़ लेंगे अपने नोट से, बट ये यहाँ तक आपको किससे पढ़ना है, ये मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। कल पढ़ते हैं आगे का, है ना।